नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और गणतंत्र दिवस के मौके पर आप सभी को बधाई। लेकिन आज के इस शुभ दिन पर दिल्ली में जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। जिस तरीके से किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें और पुलिस के साथ सीधी झड़प की खबरें आई, उसने सभी को चौंका दिया। और इस तरह की आशंकाएं इस आंदोलन के बीच में कई बार साबित की गई, सामने रखी गई थी और इस परेड से पहले भी कुछ इसी तरह की आशंकाएं पुलिस की ओर से जाहिर की गई। और आज इस दिन जो घटनाएं सामने आई उसने न सिर्फ आंदोलन बल्कि लोकतंत्र के कई पहलुओं को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। और इस पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी हैं, स्वागत है आपका। संजय सिंह हमारे साथ हैं, संजय जी स्वागत है। और प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, आपको भी स्वागत है प्रदीप जी। शुरुआत प्रदीप जी, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है इस तरीके से, अगर राजनीति को देखें और देश के अंदर जो आंदोलन हुए हैं उनको आपने देखा है। लेकिन आज जो 26 जनवरी के दिन खास तौर पर अगर मैं कहूं कि दिल्ली की सड़कों पर कुछ इलाकों पर जिस तरीके से आंदोलनकारियों की तस्वीरें हम सब देख रहे हैं, जो कुछ सामने आया, उसे आप कैसे देखते हैं? और खास दिन जब हम लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व को मनाते हुए नजर आते हैं, उस बीच ये तस्वीरें कितनी विचलित करती हैं? जी, मेरा मानना है कि आज दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ दिखा वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। आज से लगभग 70 वर्ष पहले नवंबर 1949 में संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने 3 चेतावनियां दी। उनमें से पहली चेतावनी जो थी, उन्होंने कहा था ये 3 चेतावनियों को देते हुए अगर इन पर ध्यान नहीं दिया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। पहली चेतावनी उनकी ये थी, जब हमें संविधान मिलने जा रहा है तो हमें अपनी समस्याओं का हल संवैधानिक तरीके से खोजना चाहिए। या सहयोग आंदोलन या हिंसा या सत्याग्रह, ये सब तरीके छोड़ देने चाहिए, क्योंकि अब हमारी सरकार है और हमारा संविधान है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया, तो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था कि ये अराजकता को न्योता देने वाला होगा। और आज हमने दिल्ली की सड़कों पर वही देखा है कि किसी भी डेमोक्रेसी में लोगों की समस्या का जो समाधान है वो 2-3 तरीके होते हैं। आप सरकार के पास जाइए, ये कि आपने ये कानून बनाया, आपने ये फैसला दिया, आपने ये आदेश जारी किया, उससे हमको ये समस्याएं हैं। सरकार आपकी बात सुनेगी, जो मानने लायक होगी मानेगी। आपका उससे समाधान नहीं होता है, आपके सामने दूसरा रास्ता होता है कि आप देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास ये अधिकार है कि संसद से पास कानून अगर संविधान की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता तो उसको रद्द कर सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, अभी आपका समाधान नहीं होता, आपको लगता है कि नहीं हमको सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला, तो तीसरा रास्ता गणतंत्र में ये है, आप इंतजार कीजिए चुनाव का और इस सरकार को हटा दीजिए जो आपकी बात नहीं मान रही है या आपकी समस्या का समाधान नहीं कर रही। ये तीनों रास्ते जो है वो आंदोलनकारियों के सामने खुले हुए थे। सरकार से बातचीत चल रही थी और चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। सरकार का अंतिम प्रस्ताव उनके सामने है। लेकिन आप पिछले 2 महीने का घटनाक्रम अगर आप देखें तो एक बात साफ नजर आती है, जो अभी 2 दिन पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी जिसकी ओर इशारा किया, असल में समाधान चाहते नहीं। जो लोग यहाँ बैठे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, जो अपने को किसान नेता कह रहे हैं, वो समस्या का समाधान नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि ये 3 कानून उनकी समस्या नहीं है, उनकी समस्या दूसरी है। मैं मानता हूं शुरू से ये पूरा आंदोलन राजनीतिक है। इसको देश भर के किसानों की चिंता नहीं है। देश में जो छोटे और मझोले किसान हैं, जिनकी संख्या करीब प्रतिशत करीब जो है 95-96% है, उनका इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। अगर इस तरह से सड़क पर बैठकर लोग संसद से पास कानून को बदलवाने लगे, तो उसका अंजाम क्या होगा, आखिरी परिणति कहाँ होगी, ये सोचने की जरूरत है और उसी हिसाब से इन लोगों से निपटने की जरूरत है। संजय जी, जिस तरीके से एक आंदोलन, कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई भी एक आंदोलन चाहे उसकी मांग जायज हो या नाजायज हो, वो जितना लंबा चलता है, जितना लंबा खिंचता है, उतनी ही ज्यादा आशंकाएं बढ़ जाती हैं, उतना ही ज्यादा जो उग्र तेवर हैं वो नजर आने शुरू होते हैं। और जब भी इस तरीके के आंदोलन लंबे खींचे, उसकी परिणति कुछ इसी तरीके की हुई, यहाँ पर भले ही कुछ लोग
दावा करें, कुछ संगठन दावा करें कि कुछ लोगों का काम है, लेकिन वो उस तरीके के एलिमेंट वहां पर घुसेंगे और उसको डिरेल करते हुए इस परिणति तक ले जाएंगे। वही कुछ आज दिल्ली में दिखा। कविंद्र, मेरा थोड़ा-सा मानना अलग है कि कुछ लोग कुछ एलिमेंट में घुसे और उन्होंने डिरेल किया। मेरी चिंता शुरू से एक चीज़ थी कि किसान के नाम पे ये जो एक आंदोलन है, ये एक राजनीतिक आंदोलन है। कुछ लोगों को जो मिडलमैन हैं, उनको नुकसान था और कुछ अन्य जो इश्यूज़ होंगे, हर जब भी नया कानून आता है, तो एक इश्यू होता है और एक फ़ियर ऑफ अननोन होता है कि आप जानते नहीं, फिर आपको बरगलाया जाता है। एक वो जिस तरह से ये पूरा चला, आप देखिए आज के दिन की जो ट्रैक्टर मार्च की बात थी, ये 1 महीने पहले से चालू कि 26 जनवरी को ऐसा होगा। पहला जो ट्रैक्टर मार्च हुआ, जो पहले 6 या 7 तारीख हुआ, 6 तारीख की बात हुई, उसके बाद ये हुआ और तब से उस समय से आप दिल्ली चलो, दिल्ली में ट्रैक्टर, दिल्ली दूर नहीं और जय जवान जय किसान, कितने जगह पे छलावा किया गया, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। उग्र तत्व जो है, उसकी बात हम उसके बाद करते हैं। पहले जो ये तथाकथित किसान नेता है और ये जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस इन पर्टिकुलर, जो आज सारे समय से अगर आप ट्विटर उनका देखेंगे तो वो ट्वीट कर रहे हैं, वो प्रोवोक करने वाला है और बहुत सारे और भी किसान समर्थित जो ट्विटर हैंडल्स हैं, वो एक्चुअली काफ़ी प्रोवोक कर रही है। आपने कहा क्या? जय जवान जय किसान। आज आप जवानों के साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं? जो जवान, जो पुलिसमैन, जो सुरक्षा बल के कर्मी, अर्धसैनिक बल के लोग जो खड़े हैं, उनके साथ आपने क्या सलूक किया है? ये चित्र सब लोगों के सामने है। दूसरा चीज़ तिरंगा, गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगे का सम्मान सर्वोच्च परी है। जो रूट दिया गया उस रूट पे गए ही नहीं। आप गए कहाँ? घूम करके आप 2 जगह आए, आईटीओ जहाँ पुलिस का मुख्यालय और दूसरा लाल किला। देखिए राजपथ पे पहुंच नहीं सकते थे, तो 2 जो चीज़ है, लाल किला क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वहां से स्वतंत्रता दिवस का ध्वज फहराया जाता है और आईटीओ मैंने आपको कहा, एक तो मतलब सारे तमाम गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं और दिल्ली पुलिस का मुख्यालय है और सेंट्रल दिल्ली के बिल्कुल उसमें है। वहां से आगे बढ़ेंगे तो फिर मंडी हाउस और राजपथ और इंडिया गेट आप उसके बाद पहुंच जाते हैं 1 किलोमीटर के बाद। तो आपने वो किया। उसके पहले आप कहते रहे कि कोई शांति नहीं, हम जहां किसान को कहेंगे वो चलेगा, जहां उठेगा बैठेगा। और आज सुबह से कहाँ गए वो किसान नेता? वो पहले से, जिसे मैं अपनी भाषा में कहता हूं कि एंटीसिपेटरी बेल लेना शुरू कर दिया। नहीं, ये हमारे वो नहीं है, ये न जाने कौन लोग आ गए हैं, कहाँ से आ गए हैं। तो कल तक तो आप कह रहे थे कि हम जहां कहेंगे वहीं उठेंगे, जहां कहेंगे बैठेंगे। तो आज आप उनको ऑन क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको लगता है कि आने वाले समय में कानून का खतरा हो सकता है, तो पहले से ये पोजीशन क्लियर करते रहो। ये मेरे हिसाब से एक विषय है, एक ये बिंदु है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो सुरक्षा बल हैं, देखिए उन्होंने जो जय जवान है आज का दिन, जिसके लिए मतलब सुबह में जा करके वो अमर जवान ज्योति को हम सलाम करते हैं। तो अमर जवान ज्योति में मैं सिर्फ उन बाकी सैनिकों को भी, बाकी जवानों को भी इंक्लूड करता हूँ, जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी या बाकी चीज़ों में, इंक्लूडिंग जो स्टेट के सुरक्षा बल हैं, पुलिसकर्मी। आप उस चीज़ को जब लेकर के देखिए, उनका संयम, वो कितना धैर्य से उन्होंने किया है। लाठी का प्रयोग सिर्फ उस समय में किया गया है जबकि निहायत ही ज़रूरी है। और मैं एक वो क्लिप देख रहा था, वो ट्रैक्टर पे लाठी बरसा रहे हैं, जो उसमें बैठे हुए चालक हैं उन पे नहीं बरसा रहे हैं। तो ये जो संयम है, ये अप्रत्याशित संयम, सड़क पे बैठ गए कि आगे मत जाओ भैया, सामने कुछ हो रहा है उनको समझा रहे हैं, वरना बल के नाम पे मैक्सिमम जो हुआ है वो आंसू गैस का प्रयोग हुआ है। तो ये जो हमारे लोकतंत्र के जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, उसमें ये जो तथाकथित नेता हैं और ये जो उनके बैकरूम जो स्पॉन्सर्स हैं, इनकी नीयत शुरू से साफ नहीं थी। इनकी नीयत शुरू से गड़बड़ थी। ये खत्म नहीं होता, उसके बाद आप कह देते हैं कि 1 तारीख को संसद पे मार्च करेंगे। वो कौन सी मंशा है भाई? पहले तो ये हो जाने दो ना, उसके बाद बजट के दिन हम संसद पे मार्च करेंगे। तो ये नीयत जो है, उसमें खोट ये है कि इंडिया को एक डिस्टर्ब नेशन बताना, बाहर तमाम जगह वो करो ताकि इकोनॉमिक रिकवरी और इन्वेस्टमेंट का यहाँ जो आने हैं उनको लगे कि इंडिया डिस्टर्ब्ड है। मोदी का एक जो पॉपुलर इमेज है, जो उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ है, किसी तरह से इकोनॉमी स्पाइक होगी तो उनके ऊपर डेंट पड़ेगा और देश में एक अराजकता का भाव लेकर के आओ। तो किसान की जो इश्यूज हैं, मकसद वो है ही नहीं, मकसद कहीं और भी ज्यादा है। प्रफुल्ल जी, ये ट्रैक्टर रैली जिन रूट से निकलनी थी और जिसके बाद जिन रास्तों पर बढ़ी और जो तस्वीरें हमने देखी आज, वो असल में
किसानों को इस लोकतंत्र में किस तरफ ले जाती हुई नजर आएंगी और लोकतंत्र को किस दिशा में आज आप जाते हुए देखते हैं? रविंद्र जी, गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है और जब राष्ट्रीय होता है तो वो पूरे समाज का होता है और उस दिन पूरा देश एक ध्वज के नीचे, एक राष्ट्र के नीचे, वी द पीपल के भाव से एकत्रित हो। लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है कि केवल राजनीतिक नहीं, ये भारत के विरोध में, भारत के वी द पीपल की संकल्पना के विरोध में काम करने वाले फोर्सेस के गठबंधन में अलग अलग प्रयोग पिछले कुछ वर्षों से चल रहे हैं और उस प्रयोग का मूल उद्देश्य है भारत की जो व्यवस्थाएं बनी है, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं बनी है, उन पर से किसी तरीके से विश्वास, आस्था ये कम होती जाए। फिर भारत का वो चाहे संसद हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे आप देखिए इस पूरे आंदोलन में 10 बार तथाकथित जिनको किसान नेता कहा गया और जिन्होंने शांतिपूर्ण मार्च की कमिटमेंट दी, 37 पॉइंट्स के साथ दी, वो योगेंद्र यादव तक कहते रहे संसद की मेजॉरिटी ये मेजॉरिटी नहीं होती। फिर कौन सी मेजॉरिटी होती है भाई? जो सड़क पर होती है वो मेजॉरिटी होती है, वो तय करेंगे कानून क्या है। ये जो मानसिकता बढ़ाने का जो षड्यंत्र है, इसमें टेम्पररी तो पार्टीज दिखती है हमको, कहीं पे कम्युनिस्ट पार्टी का चेहरा दिखेगा, कहीं कांग्रेस का चेहरा दिखेगा, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। और कल जैसे इंटेलिजेंस के हवाले से ये कहा गया कि सैकड़ों हैंडल्स इसके लिए इसको पंप अप करने के लिए आईएसआई के समर्थन के भी काम कर रहे थे। और लाल किला और इंडिया गेट ये टारगेट है, 26 जनवरी और 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए ये 2 टारगेट है, ये बहुत दिनों से चर्चा में आया है। तो मैं मानता हूं सरकार के सामने, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्या ये है कि हम हाई हैंडेड अप्रोच नहीं रख सकते, हमें वार्ता रखनी पड़ती है, चर्चा करनी पड़ती है। लेकिन गांधी जी ने जैसे कहा था, कोई भी सत्याग्रह भी करना है तो उसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। एक, उसका उद्देश्य सफल स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, उसका नेतृत्व कौन करेगा, किसके बाद कौन होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, यह स्पष्ट होना चाहिए। और तीसरी बात जो होती है, यदि इस पूरे आंदोलन में, सत्याग्रह में कुछ गड़बड़ होती है तो इसका रिट्रीट का भी रास्ता साफ होना चाहिए। आप चाहे सीए का आंदोलन देख लीजिए या ये फार्मर्स बिल के नाम पर आंदोलन देख लीजिए, इन दोनों आंदोलनों में जानबूझकर इन तीनों बातों से अलग किया गया। नाम तो पीसफुल प्रोटेस्ट का है, काहे का पीसफुल प्रोटेस्ट? 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी और मोबाइल टावर्स गिराए गए, वो क्या शांतिपूर्ण था? आज जिस तरह से एक महिला पुलिसकर्मी को मारपीट हुई है, वो क्या शांतिपूर्ण है? जिस तरह से ट्रैक्टर दौड़ाए गए जवानों पर, पुलिसकर्मियों पर, वो शांतिपूर्ण है? तो मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सिस्टमैटिक मानसिकता है। उस मानसिकता को पहचानना, उसको एक्सपोज करना और गणतंत्र के नाते, लोकतंत्र के नाते ऐसे लोगों को डील करने के नए तरीके ढूंढना, उस पर अमल करना, ये मुझे लगता है आज से हमें सोचना पड़ेगा। नहीं तो हम इस गलतफहमी में रह जाएंगे, अरे ये तो फार्मर्स है, अरे ये तो फार्मर्स के कंसर्न्स हो सकते हैं, लेकिन आज जिन्होंने जो रास्ते पर किया है वो कतई ही राष्ट्रीय पर्व पर भारत का किसान ये नहीं कर सकता, ये मुझे विश्वास है। संजय जी, एक चीज जो अब सवाल खड़ी होती है कि आज के दिन के बाद चाहे आंदोलनकारियों का नेतृत्व, संयुक्त मोर्चा कुछ भी बयान दे रहा हो, सरकार के नजरिए से अगर मैं कहूं, क्या रास्ते दिखते हैं और रास्ते अब किस तरफ ले जाने की जरूरत होगी? देखिए, आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है। सरकार के नजरिए से तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनके देखने का नजरिया, उनके पास सामग्री क्या है, वो सामने कई चीजों को लेकर के देखते हैं। एक चुनी हुई सरकार है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो किस तरह से डील करेंगे। लेकिन एक चीज मैं दूसरे तरफ से, जो पॉपुलर सिचुएशन है, या एक चीज जो मुझे समझ में आती है, आज तक जो चीज अभी प्रफुल्ल जी कह रहे थे, प्रदीप जी पहले कह रहे थे, जो किसान शब्द है
देखिए, किसान के नाम पे आप एक भावना के साथ छलावा कर रहे हैं कि किसान के कंसर्न हो सकते हैं, हो सकता है कि इस कानून में कुछ ऐसी चीजें हो जो सही हो, गलत हो, इसमें अच्छे करने की जरूरत हो, वो बातें हो सकती हैं। लेकिन आज जो सड़कों पे हुआ वो भारत का किसान नहीं है, वो उपद्रवकारी है, वो अराजक है, वो गुंडा है। उसे हम किसान की संज्ञा नहीं दे सकते। तो लोगों के बीच में बहुत सारे लोग जो एक कन्फ्यूजन की स्थिति में थे कि ये क्या हो रहा है किसान को, या जो एक रोमांटिसाइज, एक बहुत बड़ा तबका था कविंद्र जी, जो इस आंदोलन को रोमांटिसाइज कर रहा था, क्योंकि ये काफी समय से मतलब एक चली आ रही प्रवृत्ति कि रोमांटिसाइज करो इस तरह के आंदोलन को। 10 लोग इकट्ठा हो गए, वो हमने सीए के दौरान भी देखा, उसके पहले भी देखा। शाहीन बाग है, रोमांटिसाइज करो, ये हो रहा है, रोमांटिसाइज करो। वो तत्व जो है, वो जो बाकी लोग को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जो आज की लाइव तस्वीरें सारी जगह गई हैं, तो उन तत्वों के बीच में थोड़ी दूसरे लोग जो उनके प्रति थोड़े से कंफ्यूजन की स्थिति में थे, उनके साथ क्लैरिटी आएगी। सरकार अभी तक किसी भी तरह का बल का प्रयोग, वो जो चाहते थे, वो रैली करना चाहते थे, रैली करने दिया। पहले रैली करना चाहते थे, उस समय करने दिया। वार्ता का लगातार एक दौर रखा। आप कहीं टेंट तंबू लगा करके बैठना चाहते थे, आपके लिए बाकी भी लॉजिस्टिकल कुछ व्यवस्थाएं कर दी। तो सरकार काफी सॉफ्ट रवैया अपनाई थी। मुझे नहीं लगता कि सरकार आगे बल का प्रयोग करेगी, लेकिन पॉपुलर परसेप्शन जो था आज के बाद लोगों का उसके प्रति जरूर बदलेगा। तो सरकार अगर जो चीज कह रही थी, जैसे पिछले मीटिंग में हुआ कि हमने ये प्रपोजल दिए, ये प्रपोजल आपको एक्सेप्ट करने हैं तो अच्छी बात है, नहीं करने हैं तो फिर आगे देखेंगे क्या रास्ता निकलता है। तो मुझे लगता है कि वो जो सरकार की पोजीशन थी, वो पोजीशन उनकी स्ट्रेंथन होगी कि ये हम अमेंडमेंट की बात करें, पॉइंट बाय पॉइंट बताइए, ये अमेंडमेंट कीजिए, क्योंकि कानून ऐसे भी 18 महीने के लिए वो कह रहे थे कि हम इसको स्थगित कर दें। उसके बाद की वार्ता के दौर पे वो चीज देखी जाएगी। मुझे लगता है कि वो वाली जो पोजीशन है सरकार की, उस पे उनको थोड़ा बल मिलेगा, क्योंकि ये देश में हिंसा, वायलेंस, गणतंत्र दिवस का अपमान, झंडे के साथ वो हमारे प्रतीक चिन्हों का अपमान, ये कोई भी वो सिचुएशन लोगों के मन में ठीक नहीं जाएगा। और मुझे लगता है कि सरकार आगे उसको जैसे होगी, जिस तरह से सिचुएशन डेवलप करेगी, उस तरह से वो एक्ट करना होगा। प्रदीप जी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के साथ जब परमिशन को लेकर बातचीत हुई तब भी कई एक्सपर्ट और कुछ लोगों ने कहा था कि भरोसा ठीक है, लेकिन जो ज्यादा भरोसा है ऐसे आंदोलनों में वो कई बार खतरनाक हो जाता है। क्या आपको लगता है कि परमिशन बातचीत एक अलग लेवल था, जहां पर कुछ संगठन के प्रतिनिधि सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे, वो एक बेहतर रास्ता और संवाद बना रहना चाहिए, लेकिन इस तरह की परेड का और वो भी 26 के दिन, 26 जनवरी के दिन उसकी परमिशन, यहाँ पर भी आपको लगता है कि रिविजिट करने की जरूरत थी और शुरुआत ही शायद वहां पर नहीं करने देनी थी? देखिए गोविंद जी, किसी भी संवाद के लिए जरूरी होता है परस्पर विश्वास। तो आप अविश्वास से शुरुआत नहीं कर सकते संवाद। दिल्ली पुलिस के लोग किसान नेताओं से बात कर रहे थे इस रैली के बारे में, तो उनके पास उन पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी रखी। अब उनके हाथ बंधे हुए, वो इस तरह का जो है कोएर्सिव एक्शन नहीं ले सकते थे। जो अभी संजय जी ने बात कही थोड़ी देर पहले, निश्चित रूप से आज जो कुछ हुआ है उसमें दिल्ली पुलिस का जो रवैया रहा है, उसका जो धैर्य रहा है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जितना प्रोवोकेशन था, जितना बड़ा प्रोवोकेशन था, उसके सामने उन्होंने जिस तरह का रवैया दिखाया, पुलिस का रवैया आमतौर पर वैसा दिखता नहीं, लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने पूरे देश को दिखाया और पूरे देश को दिखाकर एक तरह से इन लोगों को एक्सपोज किया। इनकी मंशा किसानों के लिए नहीं है, ये किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए। पिछले 2 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर ये लोग कर रहे हैं, उसमें कहीं ये मंशा नहीं दिखती। किसानों के हित में हम फैसला कराने आए हैं और हमको जो मिल रहा है मैक्सिमम, कि मैं बार-बार एक बात कहता हूं कि कोई भी आंदोलनकारी, कोई भी आंदोलन मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेकर नहीं चल सकता। हमारी जो मांगे हैं 100% मान लो, हम तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे, उसमें संवाद नहीं होता है। दूसरी चीज देखिए, जिस तरह का आप 2014 से एक ट्रेंड देखिए, इस चुनी हुई सरकार को, उसको जो मैंडेट मिला है, उसको किस तरह से रिजेक्ट करें, किस तरह से अस्वीकार करें, उसको किस तरह से कमतर कर दिखाएं,
उसको किस तरह कमजोर करें, इसकी बात होती है। इनको इनको ये पसंद नहीं है कि देश तेजी से तरक्की करे। इनको ये बात पसंद नहीं आई कि इतनी बड़ी महामारी से देश किस तरह से निकल गया। तो निकल ही नहीं गया, पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। ये सब देखते हुए ये बात समझ में आती है, ये एक बहाना था, किसानों का सिर्फ नाम है, लेबल है किसानों का, कि इसके पीछे राजनीतिक मंशा है और बड़ी गंदी राजनीतिक मंशा है। देखिए, राजनीति में कोई पार्टी आगे बढ़ना चाहे, अपना विकास करे, जन आंदोलन में शामिल हो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन जब आप अपने दल हित के लिए देश हित की तिलांजलि दे देते हैं, समस्या उठती है। इस आंदोलन में वही दिखाई दे रहा है। आपको देश की चिंता नहीं है, देश के भले की चिंता नहीं है। आप चाहते हैं कि देश का चाहे जितना नुकसान हो जाए, मेरी राजनीति आगे बढ़े। इस मकसद से अगर आप चल रहे थे, आज पूरे देश ने देख लिया कि आप जो पर्दे के पीछे जो लोग थे, आज एक तरह से नंगे हो गए। तो लोगों को ये समझ में आ गया है कि इस आंदोलन का किसानों से कोई लेना देना नहीं है, किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं है। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है, सरकार को और देश को अस्थिर करना चाहता है। प्रफुल्ल जी, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा और आगे क्या रास्ता बचता है, या विकल्प के तौर पर मैं कहूं क्या नजर आता है? देखिए, अब जैसे जैसे इसका थोड़ा सा मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम होगा किस तरीके से, क्योंकि किसान आंदोलन किसी ना किसी को तो उत्तरदायित्व इसका स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पहली बात तो ये हो जाएगी कि पॉपुलर परसेप्शन में ये किसानों के नाम पर जो चल रहा था उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, सरकार ने अपनी पोजीशन रखने के बाद भी जिस तरीके से सरकार का तो एक तरीके से रवैया था ही, लेकिन उसके साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जिस तरीके से एक कमेटी बनाकर इसको चर्चा से आगे बढ़ाना, एक 3 महीने का समय देकर, 4 महीने का समय देकर इसकी रिपोर्ट मंगवाना, ये जो प्रक्रिया शुरू की थी, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को आज की घटनाक्रम के बाद फिर से रिविजिट करेगा। नेचुरली ये कहीं न कहीं पे फिर से चर्चा में आएगा। और तीसरी बात जो मुझे लगती है कि इस कारण से सरकार को, क्योंकि देखिए बहुत दिनों तक राजधानी क्षेत्र की बॉर्डर्स इस तरीके से बंद रहना, ये तो कोई अच्छी बात है नहीं, क्योंकि अधिकार तो केवल किसानों के नहीं है। इस बॉर्डर को क्रॉस करते हुए लाखों लोग रोज आवाजाही करते हैं, चाहे हरियाणा बॉर्डर से हो, चाहे उत्तर प्रदेश बॉर्डर से हो। लेकिन हमारे अधिकार सर्वोच्च है, और उसके लिए, और ये यदि था तो फिर बाकी देश भर के किसान जो है, जो इस कानून के समर्थन में भी बाहर निकल रहे थे, उनके हितों का क्या? उन्होंने जो इन बिलों के आधार पर अपनी कुछ कृषि विषयक योजनाएं बनाई, उसका क्या? तो मुझे लगता है कि ये अभी बड़ा ये खुलेगा। ये एक बार शायद इस आंदोलन का स्वरूप एक्सपोज होना, जैसे सीए का आंदोलन दिल्ली दंगा होते होते एक्सपोज हो गया, उसी तरीके से मुझे लगता है आज ये एक्सपोज हो गया है। लेकिन ये मोडस ऑपरेंडी, ये प्रयोग जो है ना, ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि इससे राजनीतिक तौर पर किसका हित, किसका नुकसान, ये बात अलग है, लेकिन इसके कारण हमारा सामाजिक और राष्ट्रीय जो एक तरीके से एकात्मता का भाव है, वो जिस तरीके से उस पर जो असर होता है, उस पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मुझे लगता है गणतंत्र दिवस पर हमें इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। क्योंकि इस आंदोलन से 2-4 सीटें इधर उधर, सरकार किसकी उसकी, ये तो हो जाएगा, लेकिन देश का समाज यदि बिगड़ गया, बिखर गया, उसकी संविधान पर आस्था यदि टूटने लगी, तो उसको फिर से बांधने में जो मशक्कत करनी पड़ेगी, वो किसी राजनीतिक दल की बस की नहीं रहेगी फिर। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाला रास्ता जो है, ये केवल राजनीतिक दलों के भरोसे, केवल सरकार के भरोसे छोड़कर नहीं चलेगा। समाज के नाते भी हमें ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इस तरह के एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोटेस्ट का ये जो पैटर्न है, इसके साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे संविधान के दायरे में किस तरीके से डील करें।
संजय जी, बहुत संक्षेप में सर, आखिरी कमेंट, किस तरीके से अब वापसी नजर आती है और कैसे लोकतांत्रिक जो मूल हैं वापस हम स्थापित करें? देखिए, वापस तो दिल्ली कितने समय में क्लियर होगा, वो वापस कब जाएंगे किसी को पता नहीं, कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि किसानों में जो जेन्युइन लोग हैं उनको ये समझने की जरूरत है। जो कागजी और फर्जी नेता हैं, जो एक पार्टी में कुछ समय घुसते हैं और वहां से उन्हें एक इस तरह का संवाद करके उन्हें बाहर निकाला जाता है पब्लिकली, और वो उसके बाद वो अपनी जमीन तलाशते हैं और किसान नेता अचानक हो जाते हैं। और एक चीज और खत्म करने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के एक सांसद बिट्टू जो कह रहे हैं, और जो बात अमरिंदर सिंह भी वो कह करके गए आंतरिक सुरक्षा के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में, जितनी चीज वो कह करके गए, खुले नहीं बोला, लेकिन बिट्टू ने काफी खुल करके खालिस्तानी एलिमेंट का जिक्र किया। उन सब चीजों पे सोचने की जरूरत है। जो रैशनल एलिमेंट इस मूवमेंट में है, जिनको शायद ये सही में लगा कि किसान का आंदोलन है और किसान की समस्याओं को लेकर के हम जा रहे हैं, उनको सोचने की जरूरत है और वहां जाकर के अपने बीच में वैसे एलिमेंट्स को एक्सपोज करने की भी जरूरत है जो वहां वो फर्जी नेता बन करके बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए, और 26 जनवरी के दिन इस दुखद घटना पर और जो दुखद मैं कहूं कि शर्मनाक तस्वीरें हमारे सामने आई उसके बारे में विश्लेषण करने के लिए, उसके पहलू क्या हैं, उसका असर क्या होगा और उससे आगे जाने का रास्ता क्या हो सकता है। तो आज फिलहाल इस देशांतर में इतना ही। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।